हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आए हैं जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं जिसके कारण आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिसेस इशू हो सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी जनरल क्वेरीज आती रहती हैं कि सर ऐसी ट्रांजैक्शंस कौन सी हैं, हमें बताइए कि जिसके कारण से हमें इनकम टैक्स नोटिसेस इशू हो सकते हैं, हमने उसको रिपोर्ट कैसे करना है या क्या उसकी कंडीशंस बन सकती हैं। तो आइए हम इसकी एक लिस्ट देख लेते हैं। बेसिक लिस्ट है कि सबसे पहला ट्रांजैक्शन आपका निकल के आता है क्रेडिट कार्ड से बिल पेमेंट। सेकंड है फिक्स डिपॉजिट, जो कि आपने कैश में किया हुआ हो। बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शन, कि आखिर बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शन की क्या लिमिट है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होकर चलेगा हमारे पास। प्रॉपर्टी रिलेटेड ट्रांजैक्शन, आखिर प्रॉपर्टी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। सेकेंड नेक्स्ट परचेज ऑफ शेयर्स, म्यूचुअल फंड, डिवेंचर्स, बॉन्ड एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारे पास आता है परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कि आपने फॉरेन एक्सचेंज में कुछ ट्रांजैक्शंस की हों तो वो ट्रांजैक्शंस कैसी होती हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, वो हम डिस्कस करके चलेंगे। इन्वेस्टमेंट इन द नेम ऑफ स्पाउस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पाउस के अंदर में हम इसके अंदर चाइल्ड को भी इंक्लूड कर सकते हैं और रिलेटिव को भी कर सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कैश पेमेंट रिसीव इन बिजनेस। अगर आप बिजनेस करते हैं तो किस अमाउंट से ज़्यादा अगर आपको रिसीव होती हैं कैश पेमेंट तो उनको रिपोर्ट करना कंपलसरी हो जाता है। और कुछ ऐसी अननेचुरल एंड हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस जो आपकी इनकम से मेल ना खाती हो। तो आइए वन बाय वन हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास क्रेडिट कार्ड की बिल पेमेंट्स। क्रेडिट कार्ड की बिल पेमेंट के लिए क्या है कि इनकम टैक्स अथॉरिटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने सभी क्रेडिट कार्ड कंपनी जो इशू करती हैं, चाहे वो बैंक्स हो, एनबीएफसी हो या प्राइवेट कंपनियां हो, जो भी क्रेडिट कार्ड इशू करती हैं, सबको मैंडेटरीली कहा हुआ है कि आप हमें इन्फॉर्मेशन या इंटीमेशन बताएंगे ऐसे व्यक्तियों की जिन लोगों ने कैश पेमेंट किया हो 1 लाख या उससे ज़्यादा पर एनम, मतलब 1 साल के अंदर में। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। जैसे आपका मंथली क्रेडिट कार्ड का बिल आता है 10,000 रुपये। ठीक है, और इसकी पेमेंट आप करते हैं कैश में। तो आपने कितना पेमेंट किया, 10,000 गुना 12, टोटल हो जाता है आपका 1,20,000 रुपये। आपने टोटल 1,20,000 रुपये की पेमेंट की है क्रेडिट कार्ड की। अब क्रेडिट कार्ड कंपनी क्या करेगी, इस 1,20,000 रुपये की पेमेंट को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताएगी। अब नेक्स्ट होता क्या है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे ये पूछ सकता है कि आपके पास ये कैश कहाँ से आया, तो इसी के लिए वो आपको नोटिस इशू कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ और होती है इसके अंदर में, ये तो हो गया हमारा कैश ट्रांजैक्शन के लिए। अगर पूरे साल में 10 लाख या उससे ज़्यादा की क्रेडिट कार्ड की टोटल पेमेंट भी की हो आपने, इसके अंदर हमें कैश और बैंक नहीं देखना, आपने कहीं से भी पेमेंट की है और वो पेमेंट पूरे साल में 10 लाख से ज़्यादा है, तो इसके लिए भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस इशू कर सकता है। वो यह जानकारी ले सकता है कि आपने जो इन क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शंस की हैं वो किस पर्पज़ के लिए की हैं, और इसकी जो आपने पेमेंट्स की हैं वो उसकी सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से आई आपके पास। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान देंगे आप। नेक्स्ट है हमारे पास फिक्स डिपॉजिट मेड विद कैश। फिक्स डिपॉजिट, जो डिपॉजिट्स हमने किए हैं, फिक्स डिपॉजिट हो या फिर रिकरेंट डिपॉजिट हो, 10 लाख से ज़्यादा हो, 10 लाख या उससे ज़्यादा किया हो हमने, और ये हमने कहाँ कहाँ किया है, बैंक में किया है, कोऑपरेटिव बैंक में किया है, निधि कंपनी में किया है, एनबीएफसी में किया हुआ हो। ठीक है, ये बैंक्स क्या करेंगे, 10 लाख से ज़्यादा की जो क्या फिक्स डिपॉजिट्स हैं ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देंगे। अब आपसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सिंपली यही क्वेश्चन आस्क कर सकता है कि आपके पास जो ये 10 लाख रुपए से ज़्यादा आपने एफडी की है, ये इतने रुपए आपके पास आए कहाँ से, आप सोर्स ऑफ इनकम डिक्लेयर करिए। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे कि सर मेरा तो सेविंग अकाउंट है और मेरी एफडी जो है वो इससे लिंक्ड है, मैंने एफडी डायरेक्टली कैश में नहीं कराई, मैंने कैश यहाँ जमा किया, सपोज करते हैं 12 लाख रुपए, और मैंने उससे एफडी करा ली अपनी 12 लाख रुपए की। ये इनडायरेक्ट तरीके से आपकी एफडी हुई है कैश में ही, तो ये ट्रांजैक्शन भी आपकी इस लिमिट के अंदर फॉल करेगी और सेम कंडीशन में आपको इनकम टैक्स के नोटिसेस आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शन। बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शंस की क्या लिमिट है, आइए बात करते हैं। जैसे हमारा सबसे पहले आता है सेविंग बैंक अकाउंट, इसके अंदर हमारे को कहा गया है 10 लाख से ज़्यादा, और करंट अकाउंट में 50 लाख से ज़्यादा पूरे साल में अगर ट्रांजैक्शन हुई हैं तो हमें इस ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट करके चलना है। आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यह बताना है कि ये पैसा आपके पास कहाँ से आया और क्या सोर्स ऑफ इनकम है। अगर आप इसको स्किप करते हैं तो चांसेस आपके बढ़ जाते हैं कि आपको इनकम टैक्स के नोटिसेस आएँ।
सेकंड, इसके अंदर एक और लिमिट है कि अगर आपने डिपॉजिट किया हुआ है 2 लाख से ज़्यादा इन सिंगल ट्रांजैक्शन में, तो ये भी आपकी इस स्क्रूटनी के अंदर आएगा। ठीक है, तो आप इस बात का भी ध्यान देके चलेंगे। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस। प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस का क्या है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो लोग प्रॉपर्टी सेल परचेज ज़्यादा करते हैं, रेगुलर बेसिस पे करते हैं, जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, ठीक है, तो आपने या तो खरीदी हुई हो या आपने प्रॉपर्टी बेची हुई हो, कोई भी जिसकी वैल्यू 30 लाख या उससे ज़्यादा है, तो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार मीन्स रजिस्ट्री ऑफिस जो है वो रिपोर्ट कर देता है ये सेल परचेज की ट्रांजैक्शन को टू इनकम टैक्स अथॉरिटी। और जब आप अपनी आईटीआर फाइल करते हैं, अगर आपने इसको मिस कर दिया, यानी इस ट्रांजैक्शन को जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड थी और 30 लाख या उससे ज़्यादा थी, तो इस केस में भी आपके नोटिस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आप करते हैं तो इसको आप टाइमली रिपोर्ट करके चलेंगे। नेक्स्ट, परचेज ऑफ शेयर्स, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर, बॉन्ड्स। अब जो भी कंपनियां हैं जो इस तरीके की शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स वगैरह इशू करके चल रही हैं, तो ये क्या करती हैं, अगर आपने इनके बॉन्ड शेयर 10 लाख या उससे ज़्यादा के खरीदे किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, तो ये कंपनियां क्या करेंगी, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करेंगी कि इस व्यक्ति ने इतने रुपए के हमारे कंपनी के बॉन्ड शेयर या म्यूचुअल फंड खरीदे हुए हैं। अब अगर आप उन चीज़ों को डिक्लेयर नहीं करते हैं अपनी इनकम में, अपनी आईटीआर फाइल करते टाइम, तो चांसेस आपके बन जाते हैं कि आपको नोटिसेज इशू हो जाएं। नेक्स्ट है हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज की परचेज करते हैं आप। फॉरेन एक्सचेंज जनरली फॉरेन ट्रैवल के टाइम पे ही लोग करते हैं कि आप बाहर घूमने गए तो आपने फॉरेन एक्सचेंज खरीदा। ठीक है, और ये किस रूप में आप खरीद सकते हैं, फॉरेक्स कार्ड के रूप में खरीद सकते हैं, ट्रैवलर चेक के रूप में खरीद सकते हैं, फॉरेक्स के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आप खरीद लेते हैं कि वहाँ पे जाकर के हम ट्रांजैक्शन करेंगे। अगर वो 10 लाख से ज़्यादा की आपने ट्रांजैक्शन की है तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताना है कि हमने इस तरीके की ट्रांजैक्शन की है, क्योंकि जो वो कार्ड्स आप खरीदते हैं वो जो भी अथॉरिटी है फॉरेन एक्सचेंज की, वो रिपोर्ट करती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, इस व्यक्ति ने हमारे यहाँ से इतने रुपए की ट्रांजैक्शंस की हैं, तो आप इसको भी रिपोर्ट करके चलेंगे। ठीक। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट इन द नेम ऑफ स्पाउस या फिर चिल्ड्रेन या फिर क्लोज रिलेटिव। ठीक है, इस केस में क्या है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मेरी इनकम है और जो भी प्रॉपर्टी मुझे खरीदनी है मैं अपने वाइफ, बच्चों या क्लोज रिलेटिव के नाम पे खरीद लेता हूँ, उससे जो इनकम आएगी वो उनकी हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसके अंदर है क्या, कोई भी इंडिविजुअल जो कि परचेज करता है एसेट इन द नेम ऑफ स्पाउस, चिल्ड्रेन, क्लोज फैमिली मेम्बर और सोचता है कि वो उसने टैक्स बचा लिया, ऐसा नहीं है। सेक्शन 64 हमारे को ये कहता है कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और अपने क्लोज रिलेटिव, वाइफ, हस्बैंड या फिर बच्चे के नाम पे खरीदी, उससे जो भी इनकम अराइज होगी वो आप ही की इनकम काउंट होगी। ठीक है, इसको थोड़ा हम एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं कि सपोज़ कीजिए कि आपकी इनकम है 15 लाख रुपए। ठीक, आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी जिसकी वैल्यू है 10 लाख रुपए और ये आपने स्पाउस के नाम से खरीदी। ठीक है, स्पाउस के नाम से आपने ये प्रॉपर्टी खरीद ली है। अब इससे आपको एक रेंट आया 20,000 रुपये पर मंथ, यानी 2.4 लाख। अब आपका क्या है कि अब आप कहेंगे नेक्स्ट ईयर कि मेरी इनकम तो सर 15 लाख रुपए है और ये जो 2.4 लाख इनकम है ये मेरे स्पाउस की है, मतलब वाइफ, हस्बैंड, किसी की भी हो सकती है। तो इस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहेगा नहीं सर, ये इनकी इनकम नहीं है, ये आपकी इनकम है। तो आपकी टोटल इनकम कैलकुलेट होगी 17.4 लाख। ठीक है, ये कहाँ लिखा हुआ है, ये इनकम टैक्स के सेक्शन 64 में लिखा हुआ है। तो ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन आप नहीं करके चलेंगे जिसकी वजह से आपको ये नोटिसेज आएँ और आपको फ्यूचर में जा कर के कोई भी किसी भी तरीके की पेनल्टी, इंटरेस्ट का सामना करना पड़े। ठीक। नेक्स्ट, कैश पेमेंट रिसीव्ड इन बिजनेस। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं
तो उसके अंदर में क्या लिमिट है कि कैश पेमेंट अगर आपको आती है तो आप उसको डिस्क्लोज़ करके चलेंगे। अगर आप कोई भी बिज़नेस करते हैं या प्रोफेशन में हैं, अगर आपको 2 लाख या उससे ज़्यादा की कैश रिसीव होती है किसी भी गुड्स और सर्विस के लिए, तो आप उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करके चलेंगे। ठीक है। इसमें एक चीज़ का बात आपको ध्यान देना है कि सपोज़ करते हैं कि कोई एक व्यक्ति आया, मिस्टर ए, इन्होंने आपसे एक गुड्स खरीदा और आपको 2 लाख रुपए से ज़्यादा की दे दी वैल्यू पेमेंट, इसको तो आप रिपोर्ट करेंगे ही करेंगे। सपोज़ करते हैं एक पर्सन आए बी, इन्होंने आपसे गुड्स खरीदा एक्स, गुड्स खरीदा वाई, गुड्स खरीदा जेड, और आपसे 3 बिल लिए 75,000 के, 75,000 के, 75,000 के। तो आप तो कहेंगे कि सर ये तो सिंगल ट्रांजैक्शन था, कि सिंगल ट्रांजैक्शन में 2 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। नहीं सर, ऐसा नहीं है। ये पूरे दिन में अगर ऐसी कोई ट्रांजैक्शन हुई है, यानी 75 इंटू 3 2.25 लाख, ये भी 2 लाख से ज़्यादा है, तो इस केस में भी आप इस ट्रांजैक्शन को करेक्टली रिपोर्ट करके चलेंगे। नेक्स्ट आता है अननेचुरल ट्रांजैक्शन। अननेचुरल हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है कि ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन अननेचुरल हो या हाई वैल्यू वाली हो जो आपकी इनकम के इनलाइन ना हो। सपोज करते हैं कि आप सैलरी पर्सन हैं, आपकी सैलरी है 10 लाख रुपए पूरे साल में। ठीक है। अब आपके बैंक ट्रांजैक्शंस में देखा जाता है जब, तो उसमें आता है कि आपको बहुत सारे पैसे आए हुए हैं, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 20,000, 80,000, इस तरह की ट्रांजैक्शंस आपकी दिख रही हैं, आ रही हैं और जा रही हैं। तो आपको इनको करेक्टली रिपोर्ट करना है कि आखिर ये क्या ट्रांजैक्शन हैं। अगर आप इसको रिपोर्ट करके नहीं चलते हैं तो आने वाले भविष्य में आपको नोटिस इशू हो सकते हैं और फाइन और पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई हो और हम भविष्य में ऐसी वीडियो और लाते रहेंगे। ठीक है। देखने के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे लोगों को शेयर करिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, सभी के लिए यूज़फुल है।